नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर, और हम अध्ययन कर रहे थे शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारणों की। लास्ट वीडियो में हमने शीत युद्ध की उत्पत्ति के सामान्य कारणों और अमेरिका के विरुद्ध सोवियत संघ की शिकायतों का अध्ययन कर चुके थे। अब हम करेंगे इससे आगे का अध्ययन। जहां अमेरिका के विरुद्ध सोवियत संघ की कुछ शिकायतें थी, तो वहीं अमेरिका की भी सोवियत संघ के विरुद्ध कुछ शिकायतें थीं। इन शिकायतों में सबसे पहली है सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते की उपेक्षा। इग्नोर्ड द बाल्कन एग्रीमेंट बाय द सोवियत यूनियन। बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी यूरोपियन देशों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें रोमानिया, टर्की, ग्रीस, बुल्गारिया जैसे देश सम्मिलित हैं। 1944 में ब्रिटेन और सोवियत संघ के मध्य एक बाल्कन समझौता हुआ और इस समझौते के तहत पूर्वी यूरोप के विभाजन को लेकर इन दोनों देशों में सहमति हुई और इसके अंतर्गत बुल्गारिया और रोमानिया पर सोवियत संघ के प्रभाव को मान लिया गया। वहीं यूनान पर ब्रिटेन के प्रभाव का स्वीकार गया और ये माना गया कि हंगरी और युगोस्लाविया में दोनों का बराबर प्रभाव रहेगा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ द्वारा ब्रिटेन के प्रभाव की अपेक्षा अपने साम्यवादी प्रसार को तेज कर दिया और इन देशों में साम्यवाद की स्थापना कर दी। इसे पश्चिमी राष्ट्रों ने गैर समझौतावादी बतलाया और सोवियत संघ और पश्चिमी राष्ट्रों में दूरियां बढ़ने लगी और शीत युद्ध का वातावरण तैयार हुआ। दूसरी जो शिकायत अमेरिका की थी वो थी सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। सोवियत यूनियन डिसरिगार्डेड द याल्टा एग्रीमेंट। फरवरी 1945 को याल्टा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को हम क्रीमिया सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इस सम्मेलन के अंतर्गत ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और सोवियत संघ के प्रीमियर जोसेफ स्टालिन सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन या इस बैठक का उद्देश्य युद्धग्रस्त यूरोप के राष्ट्रों के पुनर्निर्माण पर चर्चा करना था। इस सम्मेलन में पोलैंड में प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को मान्यता देने की बात पर सहमति हुई। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद जोसेफ स्टालिन ने अपने वायदे से मुकरते हुए वहां पर अपनी लुब्लिन सरकार को सहायता देना शुरू कर दिया। यहां पर उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के पर्यवेक्षकों की प्रवेश को भी अनुमति देने से इनकार कर दिया और पोलैंड के जो लोकतांत्रिक नेता थे उनकी गिरफ्तारी करना प्रारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने समझौते की शर्तों के विपरीत हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया और बुल्गारिया में भी अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। इसके अलावा सोवियत संघ ने दूसरी शक्तियों के विरुद्ध पश्चिमी राष्ट्र को मदद करने में हिचकिचाहट भी दिखाई। जापान के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने और साइबेरिया के हवाई अड्डे को मित्र राष्ट्रों द्वारा प्रयोग करने की अनुमति देने में उनकी इस हिचकिचाहट को शत्रुतापूर्ण कार्यवाही माना गया और पश्चिमी शक्तियां सोवियत संघ के इस असहयोगपूर्ण और हानिकारक व्यवहार के लिए उनकी आलोचना करने लगी। इसके अलावा चीन के साम्यवादी दल को सोवियत संघ द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुंचाई गई, जो कि शीत युद्ध का एक बड़ा कारण बना। याल्टा सम्मेलन के उल्लंघन के अलावा सोवियत संघ का ईरान में हस्तक्षेप भी शीत युद्ध का एक बड़ा कारण बना। सन 1942 के एक समझौते के अनुसार जर्मनी के आत्मसमर्पण के 6 महीने के अंदर सोवियत संघ तथा पश्चिमी शक्तियों ने ईरान से अपनी फौजें हटाना स्वीकार किया था और युद्ध के बाद जैसा कि माना भी जा रहा था कि अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान से अपनी सेनाएं शीघ्रता से हटा ली और उन्होंने ये आशा भी की कि सोवियत रूस भी ऐसा ही करेगा।
लेकिन सोवियत संघ ईरान से अपनी फ़ौजें हटाने को बिल्कुल इच्छुक नहीं था। इससे ईरान में विद्रोह हो गया और ईरान को सोवियत संघ के साथ एक संधि करनी पड़ी और 25 वर्षों तक उत्तरी ईरान के तेल साधनों पर सोवियत संघ को अधिकार देने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह पूर्व पश्चिम समझौते के बिल्कुल विपरीत था, इसलिए पश्चिमी शक्तियों ने इसका कड़ा विरोध किया। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद सोवियत संघ ईरान से अपनी सेनाएं हटाने के लिए सहमत हुआ। इस घटना से पूर्व पश्चिम संबंधों में विद्यमान शंका की दरार और अधिक बढ़ गई। इसके अलावा युद्ध के बाद सोवियत संघ ने टर्की पर दबाव डाला और टर्की के कुछ क्षेत्रों को सोवियत संघ को हस्तांतरित करने की मांग की। विशेषतः सोवियत संघ फास्फोरस में एक सैनिक अड्डा बनाना चाहता था। टर्की और पश्चिमी शक्तियों ने इन मांगों का विरोध किया। अमेरिका ने टर्की को बड़े पैमाने पर समर्थन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अपने प्रसिद्ध सिद्धांत ट्रूमैन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने सभी राष्ट्रों को जो अपनी इच्छा की सरकार बनाने के लिए संघर्षरत थे, सब प्रकार की सहायता देने का वायदा किया। उन्होंने इस सिद्धांत का टर्की पर बड़े पैमाने पर आर्थिक और सैनिक सहायता देकर उसका अनुसरण भी किया। सोवियत संघ के टर्की पर दबाव ने पश्चिमी शक्तियों को टर्की के साम्यवाद के प्रसार के भय से अवगत करवा दिया और वे नियंत्रण नीति यानी पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट अपनाने के लिए बाध्य हो गए। 1944 के समझौते के तहत यूनान पर ब्रिटेन के अधिकार को उचित ठहराया गया था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक और सैन्य शक्ति कमज़ोर होने के कारण वो इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं रख पाया और ब्रिटेन ने अपने आर्थिक विकास के दृष्टिगत वहाँ से अपने सैनिक ठिकाने वापस हटा लिए। सोवियत संघ ने यूनान में गृहयुद्ध छिड़ने पर वहाँ के साम्यवादियों की मदद करनी शुरू कर दी। पश्चिमी शक्तियों ने इसका विरोध किया और परंपरागत सरकार का समर्थन करने के लिए आगे आई। अमेरिका ने मार्शल योजना ट्रूमैन सिद्धांत के तहत यूनान में अपनी पूरी ताकत लगा दी। इससे साम्यवादी कार्यक्रम को यूनान में गहरा धक्का लगा और सोवियत संघ का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया और इस वातावरण में शीत युद्ध को बढ़ावा मिला और सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग किया जाना। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ वीटो पावर इन द सिक्योरिटी काउंसिल बाय द सोवियत यूनियन। सोवियत संघ द्वारा सुरक्षा परिषद में निरंतर वीटो के प्रयोग से पश्चिमी शक्तियां बहुत नाराज हुई। सोवियत संघ ने ऐसा इसलिए किया ताकि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद किसी भी ऐसे मामले पर निर्णय न दे सके जो सोवियत सरकार के हितों के पक्ष में न हो या हानिकारक हो। उन्होंने वीटो के अनियंत्रित प्रयोग इसलिए भी किया क्योंकि उनका मानना था कि संयुक्त राष्ट्र एक विश्व संस्था न होकर अमेरिका के विदेश विभाग का ही एक अंग है। इसलिए वीटो के बल पर उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगभग प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने की नीति अपना ली। सोवियत संघ द्वारा वीटो का जो ये दुरुपयोग किया गया, उससे पश्चिमी राष्ट्रों की ये मान्यता बन गई कि वे इस संगठन को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है और इस कारण पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ की कटु आलोचना करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों में परस्पर विरोध और तनाव का वातावरण और भी अधिक गंभीर हो गया। इस तरह दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो शीत युद्ध शुरू हुआ, उसके कई कारण थे। पूर्व और पश्चिम के बीच परस्पर शिकायतों से सोवियत संघ तथा पश्चिमी शक्तियों के बीच अविश्वास तथा विरोध का वातावरण पैदा हुआ और शीत युद्ध का जन्म हुआ, जिसने पूरे विश्व को ऐसे वातावरण में लाकर खड़ा कर दिया जो बहुत समय तक खतरों और तनावों से भरा रहा। मुझे विश्वास है कि आपको शीत युद्ध की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारण समझ में आए होंगे। धन्यवाद।